चलो, तो बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स। अगर ट्वेल्थ के वेटेज की बात करें तो ऑप्टिक्स से लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। बड़ा चैप्टर लगभग 28 से 30 लेक्चर का टॉपिक है। इलेक्ट्रो भी बड़ा था, उसी तरह से इतना बड़ा टॉपिक है, पर इलेक्ट्रो के साथ 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं। यहाँ हमें कितने प्रश्न मिल जाएंगे? 4 से 5। हर साल 4 से 5 सवाल आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हेडिंग डालिए नए पेज से। ऑप्टिक्स नीट में ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते रहे। बहुत अच्छे से पढ़ना है, खूब सारे न्यूमेरिकल करने हैं। 5 से 6 दिन में अपन को लगने लग जाएगा कि यार ऑप्टिक्स अपन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। करना क्या है? पहली सबसे आवश्यक शर्त, क्लास रोज अटेंड करनी है। अगर आपने अच्छे से 30 लेक्चर अटेंड कर लिए, आप मान के चलिए अपना टॉपिक कब्जे में आ जाएगा। जब जब होमवर्क दिया जाए, होमवर्क ईमानदारी से करना है। जितने डाउट पूछ सकते हो डाउट पूछिए, कोई शर्म नहीं चाहिए। डाउट पूछेंगे, बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एनसीईआरटी में ये 2 चैप्टर हैं और इसके 2 पार्ट हैं ऑप्टिक्स के। पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। लिखना शुरू कर लीजिए। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी वॉल्यूम 2, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का ये है चैप्टर नंबर 1 और ये है चैप्टर नंबर 2। दो चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में भी इसका अच्छा वेटेज है। अच्छा, हल्का फुल्का हमने 10th क्लास में सुन रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस, मिरर, स्नेल लॉ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको नया लगेगा, सब हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टूटा फूटा सुन रखा है। बस अब उसको मैं सिस्टमेटिक जमाना है और खूब सारे क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स। बढ़िया तैयार हो जाएगा। सही है, तो आज हम शुरू करेंगे। पहले हेडिंग डाल लीजिए, ये बना लीजिए सारा। आज शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। करो, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? चलो, रे ऑप्टिक्स। इसमें पहला सेक्शन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आज का पूरा लेक्चर कक्षा 10वीं चलेगी, कुछ भी नया नहीं है, पूरी 10वीं क्लास ही पढ़ेंगे। आपने देखा हो 9th और 11th का सिलेबस सेम होता है। 9th में मैकेनिक्स थी, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वही 11वीं में थे। 10वीं में और 12वीं में सेम होता है। 10वीं में ओम्स लॉ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, याद करिए, ऑप्टिक्स है, यहाँ भी ऑप्टिक्स है। 10वीं 12वीं सेम है। अच्छा, 12वीं के टॉपिक तुलनात्मक आसान होते हैं। कारण क्या होता है, 10वीं हमने थोड़ी ज्यादा फोकस से पढ़ी होती है। नवी में चूंकि मजे मारे होते हैं, इसलिए 11वीं भी वैसी रहती है। 10वीं थोड़ी बोर्ड के कारण हमने थोड़ी ठीक ठाक पढ़ी होती है, तो तुलनात्मक 12वीं भी अच्छी समझ में आती है। तो कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पहली हेडिंग डाल लीजिए, ए पार्ट, रिफ्रैक्शन। पहला सवाल, रिफ्रैक्शन होता क्या है? छोटे छोटे सवाल से टॉपिक को समझेंगे। न्यूमेरिकल आने में 2 से 3 दिन लगेंगे, जब तक हमें अपने बेसिक्स को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। पहला प्रश्न, रिफ्रैक्शन क्या है? आइए बात को समझते हैं। ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2। सपोज करें ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, और ये जो लाइन है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, उसे बोलते हैं बाउंड्री। ये नॉमेनक्लेचर है जो अगले 15 दिन तक साथ चलेगा। दो मीडियम, ऊपर हवा है, पॉन्ड के अंदर क्या है, पानी। ऊपर वाली सरफेस जो हवा और पानी को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री से 90 डिग्री पे जो खींचते हैं,
इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री से परपेंडिकुलर होता है। ये लाइट आई, ये देखिए, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जितने एंगल पर आई उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। छोटी छोटी बातें, आज हमें सिर्फ 10वीं क्लास पढ़नी है। ये लाइट आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंगल हमेशा कहां से मेजर होते हैं? नॉर्मल से। जब लाइट आई और दूसरे मीडियम में चली गई, अपने पाथ से बेंड हो गई। जानी चाहिए थी सीधी, परंतु ड्यू टू चेंज इन मीडियम अपने पास से बेंड हो गई। कहां जाएगी? अंदर जाएगी या बाहर जाएगी? दोनों संभव हैं। आधे घंटे बाद पता चलेगा। कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड हो सकती है, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड हो सकती है। तो लाइट के इस फिनोमिना को जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो देयर इज अ सडन चेंज इन वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी में अचानक से क्या आता है? चेंज आता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। बिल्कुल छोटे छोटी भाषा परिभाषा याद करिए। कोई चलते फिरते पूछ ले छोटा बच्चा कि भैया रिफ्रैक्शन क्या है, तो तुझे अपने 10 पन्ने के नोट्स नहीं दिखाने हैं, उसको एक लाइन से समझा के बता दे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, हवा से पानी में गई, पानी से कांच में गई, कांच से किसी ऑयल में गई, तो उसकी लाइट की वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज। और इसी घटना को, फिजिक्स की इसी घटना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? whenever light travel from one medium to another medium, there is a sudden change in velocity. This phenomena is called refraction. इस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला एंगल आई, ये एंगल आर। एक एक नाम को सीखेंगे। आई, आई कौन है? आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिखना शुरू करिए। केवल 10वीं क्लास, आज कुछ भी नया नहीं और सिर्फ बेसिक, कुछ भी हवाबाजी नहीं, सारी बातें समझकर लिखकर नोट्स बनाकर काम करना है। कहीं भी ऐसा लाइन नहीं बोलनी है ये तो आता होगा, ये जानते होंगे, ये तो अपने आप ही कर लोगे, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है। हर बात अपने नोट्स में लिखनी है, बनानी है और सवाल पर प्रैक्टिस करनी है। मजे की बात, देखो एंगल मैंने कहां से नापे हैं? नॉर्मल से। पूरे रे ऑप्टिक्स में एंगल सदैव कहां से नापे जाते हैं? देख, महसूस कर, ये डॉट 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 कौन है? नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ये सारा नॉमेनक्लेचर भाई, ये 15 दिन चलेगा तेरे साथ रिफ्रैक्शन, एकदम क्लियर। इंसिडेंट रे, दूसरे मीडियम में चली गई, रिफ्रैक्टेड रे। एंगल हमेशा नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो बाउंड्री से परपेंडिकुलर होता है। लिखते चलते हैं हर बात लिखिए स्टार लगा के। नॉर्मल हमेशा, नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर होता है। रे ऑप्टिक्स में एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाएंगे। सारी बात लिख ले। बताइए कौन सी बात कम समझ में आ रही है? तीर का निशान जरूर बनाइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीर का निशान नहीं बनाएंगे पता ही नहीं चलेगा लाइट कहां से कहां जा रही है। अभी पता चल रहा है एयर से वाटर में जा रही है, तीर का निशान उलट देंगे तो पानी से कहां जा रही है? हवा में। तो तीर का निशान बहुत जरूरी है। 4-5 दिन तो हमें क्या लगेंगे? ऑप्टिक्स के साथ अभी दोस्ती करने में लगेंगे। तो पहले 4-5 दिन बहुत जरूरी है ताकि हमें नॉमेनक्लेचर समझ में आए, आपको बातें समझ में आए। बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़िए। ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। नीचे दूसरा मीडियम है वाटर। ऑयल भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। बाउंड्री क्या होती है? व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री जो दोनों मीडियम को क्या करती है? सेपरेट। कोशिश करें बोलने की, जितना बोलेंगे ना फिजिक्स से उतना जुड़ाव महसूस करेंगे। नॉर्मल,
नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर होता है, एंगल सदैव कहां से मेजर किए जाएंगे, नॉर्मल से। बताइए क्या ये बात ओके है? अब आपने बोला कि रिफ्रैक्शन क्या है, तो आपने उत्तर दिया सडन चेंज इन वेलोसिटी। और कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ? आधी रह गई, वन थर्ड हो गई, दो तिहाई रह गई, टू फिफ्थ रह गई। तो इसको नापने के लिए हमारे बड़े लोगों ने एक नया पैरामीटर बनाया जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे गर्मी में आप 12-1 बजे बाहर निकले, आप बोलते हो अरे यार आज तो बहुत तेज गर्मी है, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड है, तो अपन क्या स्किन देख के टेम्परेचर बता देते हैं क्या? सर आज 45 डिग्री लग रहा है सर, ऐसा तो नहीं बताते। अपन सिर्फ सेंस करते हैं ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंड। बड़े लोगों ने, बड़े लोगों का मतलब होता है वैज्ञानिक, इन लोगों ने एक क्वांटिटी बना दी जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। क्या करता है टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताता है। एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया थर्मामीटर। तो आपने अखबार पढ़ा, आप पढ़ रहे हो श्रीनगर में, कश्मीर में 2 डिग्री टेम्परेचर, तो आप तुरंत महसूस कर सकते, अच्छा 2 डिग्री मतलब क्या है, ठंड है। राजस्थान में 45 डिग्री पारा पहुंचा, इसका मतलब है गर्मी। तो टेम्परेचर क्या है? थोड़ा सोचो ना। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बताता है, जो बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वांटिटी है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज। अरे कितना चेंज आया भाई, कितना चेंज आया, आधी हो गई, वन थर्ड हो गई, वन फिफ्थ रह गई। उसको बताने के लिए एक पैरामीटर बना दिया गया, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मेजर करता है बताइए? वेलोसिटी में चेंज। आपको पूरा वाक्य बोलना ना चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। वो चेंज किसको मेजर करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो आइए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये स्लाइड ओके है क्या? बिल्कुल सब चीजें लिख ली? बहुत बढ़िया। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल होता है म्यू। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सब 10th क्लास, आज मैंने आपको बोल दिया, कुछ भी नया नहीं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी बाय वी। चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ चुका है, म्यू बराबर सी बाय वी। अब एक एक टर्म से दोस्ती करनी पड़ेगी। सी क्या है? सी, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो कि फिक्स होती है। कोई भी न्यूमेरिकल करें, वैक्यूम में लाइट की स्पीड आपको याद होनी चाहिए, काफी बच्चों को याद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड में चेंज आया, और उस चेंज को पढ़ने वाला कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू। सी कौन है? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कोशिश करिए बोलने की। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ग्लास में चला गया तो ग्लास की स्पीड, कांच में चला गया, पानी में चला गया तो पानी में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट क्या रह गई, वो क्या है? वी। व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टैंडर्ड कुछ आपको याद है 10वीं के, वो लिखने चाहिए। जैसे ग्लास का आपको याद हो तो 3/2 होता है, वाटर का याद हो तो 4/3 होता है, वैक्यूम का या एयर का 1 होता है। 3 याद होने चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल में दे रखा होता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ स्टैंडर्ड है जो हमें याद होने चाहिए। ग्लास का म्यू 3/2, पानी का 4/3, वैक्यूम में 1। पहला फॉर्मूला आ गया, 2-3 बार फॉर्मूला बोलकर उसके साथ दोस्ती करिए। म्यू बराबर
सी बाय वी। एक एक टर्म को बोलो। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू फिक्स है, 3 × 10⁻, कोई नहीं बदल सकता, फिक्स रहेगी। वी, वी तो हर मीडियम में चेंज होगा। कोशिश करो, ग्लिसरीन में जाओगे तो लाइट की स्पीड अलग हो जाएगी, पानी में जाओगे तो अलग होगी, ऑयल में जाओगे तो अलग होगी। तो वी तो लगातार चेंज होता रहेगा, सी हमेशा फिक्स रहेगा। बोलो हाँ है क्या? और मजे की बात अब देखना, मैंने कहीं भी म्यू के साथ यूनिट नहीं लगाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड कुछ नहीं लगाई। म्यू की कोई यूनिट क्यों नहीं होती? रेशियो है, रेशियो है। ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन, ये अपने आप में एक छोटा सवाल है। तो लिख लेंगे म्यू की नो यूनिट, नो डायमेंशन। कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। बोलिए, एक छोटा सा सवाल लिखते हैं ताकि ये फॉर्मूला याद हो, इसको समझने में आए कि भाई कैसे इसको यूज करते हैं। 2 3 बार बोल लीजिए, म्यू बराबर सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, फील आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे हमें 4 वाक्य बोलने हैं वो सुनो। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा सेंटेंस, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, आधा हुआ, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, वो चेंज किससे नापा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्कूल में टीचर को कितना गुस्सा आया, प्रिंसिपल को कितना गुस्सा आया, ये कैसे मेजर होगा? कितने चांटे मारे? बेसिक सी बात है यार, एक दो डंडे मार के ही छोड़ दिया, ठीक गुस्सा है। दो बच्चों, दूसरे बच्चों को आपने सुना 10 से 12 चांटे और डंडे मारे, आप सीधा सोच सकते हो यार उसकी बदमाशी का लेवल। ये कितनी बेसिक कॉमन सेंस, आप देखो ना, हम अपने आसपास चीजों को देख के समझ सकते हैं ना यार। उसको सिर्फ डांट मार के छोड़ा पहले बच्चे को, दूसरे को थप्पड़ चांटे भी मारे, इसका मतलब उसका बदमाशी का स्तर ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं एक मीडियम में स्पीड इस तरह से है, ऑयल में कुछ अलग है, वाटर में कुछ अलग है, कांच में कुछ अलग है। इसको नापने के लिए क्या बनाया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्या बताएगा कि किसी मीडियम में जाने पर उसकी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ा। दैट इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला बोले तो म्यू बराबर सी बाई। बोलो हाँ है क्या? चलिए साहब, एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। जैसे ग्लास का म्यू दे रखा है 3/2, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बहुत छोटा सा सवाल, कोई परीक्षा में आने लायक नहीं है, पर ये किसी क्वेश्चन के बीच में काम आएगा। फॉर्मूला लगाएं, काटा कूटा करें, बैठे रहेंगे तो कभी फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। काटा कूटा चलना चाहिए, फॉर्मूला लगाओ, गलत सलत लगे तो भी लगाओ। सर म्यू बराबर सी बाय वी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। हमेशा फॉर्मूला लिख कर काम करो, कभी भी डायरेक्ट शॉर्टकट मत अपनाओ। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना और सब्जेक्ट मजबूत होता जाएगा। फॉर्मूला लिख के काम करना है। म्यू बराबर सी बाय वी। म्यू बता कितना दे रखा है? 3/2 रखा, बराबर सी रटा हुआ है 3 × 10⁻, वी पता नहीं, 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस कर दे, वी को 1 से करेंगे, वी 2 उधर जाएगा, 2 × 10⁸ खत्म। इसका मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸। अब खुद तुक्का मारो, खुद तुक्का मारो, वैक्यूम से कम हो गई या बढ़ गई?
कम हो गई। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है 3 इंटू 10⁸ सबसे तेज लाइट किसमें चलती है? वैक्यूम। बाकी दुनिया के किसी भी मीडियम में जाए, किसी भी मीडियम में जाए, वो हमेशा कम होगी। हाईएस्ट स्पीड कहां होती है? ये देखो आप, 3 से आंसर कम आ रहा है। वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ तो एक छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल, कोई पूछता नहीं है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का जैसा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई साहब, कोई भी किताब, सड़ी से सड़ी किताब हो जनरल नॉलेज की, इसमें सब में लिखा हुआ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जनरल नॉलेज का सवाल है, चलते फिरते याद है, याद है। उसी तरह याद होना चाहिए कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? कोने में लिख देते हैं, याद रहेगा। स्टार लगाया। लाइट की वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे फास्ट किसमें चलती है लाइट? वैक्यूम में। और कितनी होती है बताओ? 3 इंटू 10⁸। छोटी छोटी बातें लिखते चलेंगे, दोस्ती होती रहेगी चैप्टर के साथ, चैप्टर में आपको मजा आता रहेगा। इंटरेस्ट आना जरूरी है। 3-4 लेक्चर पढ़ेंगे तब इंटरेस्ट आएगा, सवाल बनेंगे मॉड्यूल के, ईएलपी के, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर, मुझे अब चीजें सही लग रही हैं, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सरल कठिन की परिभाषा क्या है? सीधी परिभाषा है, सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, घर जाके मेरे पढ़ने का मन करे, कॉपी मुझे खोलने का मन करे, ईएलपी के सवाल बन जाए, किसी दूसरा मटेरियल, दूसरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल का सवाल बनने लग जाए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है आपको, अरे यार सर मजा आ रहा है सर पढ़। यही परिभाषा है सरल कठिन की, और तो क्या है। घर जाके मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, मुझे डर लग रहा है यार, कौन पढ़े, मन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब हम सब्जेक्ट से भाग रहे हैं। और जब हमें ऐसा लगने लग जा रहे नहीं यार, अपना तो सर सबसे ज्यादा मजा क्वेश्चन सॉल्व करने में आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात है। और टीचर की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे मेहनत करके सब्जेक्ट के प्रति बच्चों को क्या डेवलप किया जाए? इंटरेस्ट। क्वेश्चन कराए जाएं, छोटी छोटी बातें समझाई जाए, उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए, धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाती है। बोलो ठीक बात है क्या? ये बात, सवाल बिल्कुल छोटा सा ओके। तो एक छोटी जानकारी याद होनी चाहिए, लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है? वैक्यूम। बोलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिखिएगा कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट, आज चूंकि हमने बोला है कि शुद्ध रूप से 10वीं कक्षा चलेगी, 10वीं में एक टर्म आती है डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, तो आप यही पढ़ना चाहते हैं, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, इसका क्या मतलब है? आज छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, चैप्टर तो शुरू करेंगे ही, पर एक बार बेसिक नॉमेनक्लेचर के साथ दोस्ती हो जाए, बढ़िया रहता है। अब पहला छोटा प्रश्न खूब सुनते हैं, डेंसर रेरर डेंसर। अब ये फिजिक्स में डेंसर रेरर का क्या मतलब होता है? आइए, डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है? डेंसर का मतलब होता है जिसका म्यू ज्यादा, जिस मीडियम का म्यू ज्यादा, या कहें स्पीड कम, वो मीडियम क्या कहलाता है? ऑप्टिकली डेंसर। सबसे सरल परिभाषा, ऐसा मीडियम जिसका म्यू क्या हो? ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? डेंसर। सर ये क्या मतलब है? म्यू ज्यादा तो चलो समझ में आ गया, आप कह रहे हो म्यू ज्यादा और स्पीड कम, ये कैसे संभव है? संभव है ना, बड़ा बच्चा बनना, म्यू बराबर C/V। भोंदू बन के जीवन जीने से फायदा थोड़ी ना है। सर मेरी तो गणित कमजोर है, बोलता रहे, उससे क्या होगा? मेहनत करेगा तब सही होगा ना। यहाँ तो नंबर भर भर के आ रहे हैं बच्चों के, 640, 650, 660, 690, 700, तो अपन यही बोलते रहे सर मेरी तो मैथ्स कमजोर है, सर न्यूमेरिकल नहीं बनते। भाई इससे क्या होगा? फाइट करनी पड़ेगी, मेहनत करते हैं सर, कॉपी भरते हैं, रफ कॉपी भरते हैं, जो पुराना हो गया हटाओ सर, नया शुरू करते हैं, तब कुछ लिख सकते हैं। सिर्फ उसी में रहते रहे, सर 9वीं 10वीं में पढ़ाई कम करी, गणित कमजोर है सर,
गणित कमजोर है सर, इसलिए तो बायो लिया सर, अब कैसे बनाऊंगा। इस बोलने से, इस तरह के रोने से कुछ नहीं होगा। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए, हमें फाइट तो हमेशा ही करना पड़ेगा। म्यू बराबर सी बाई वी। आओ एक बात सीखो, म्यू और वी इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर म्यू ज्यादा है तो वी को कम होना ही पड़ेगा। कम से भाग देंगे तभी तो उत्तर ज्यादा आएगा। देखना जबरदस्ती हाँ क्यों। तीन उदाहरण देख ले, 10/2, 10/5, 10/10। आराम से एंजॉय कर, उत्तर बता। 5, 2, 1, खुद बता सबसे ज्यादा उत्तर किसका है। 5, ये ज्यादा, ये ज्यादा, तो ये टर्म कम होनी। देख ले 2, 5, 10 में सबसे कम यही है। तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। जितने छोटे से भाग दोगे उतना आंसर उतना ज्यादा आएगा। इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। म्यू बराबर सी बाय वी। अब बताइए अगर म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है तो वी को क्या होना पड़ेगा, कम। तो अगर म्यू ज्यादा, दूसरे शब्दों में बोले उस मीडियम में स्पीड कम, ऐसा मीडियम क्या कहलाता है, डेंसर। इन शॉर्ट मुझे 1 महीने बाद रिवाइज करना है तो ये बात काम आएगी। ज्यादा म्यू उसे बोलेंगे डेंसर, कम म्यू उसे बोलेंगे रेरर। जल्दी से तुलना करें। मान लो ग्लास का म्यू है 3/2, 1.5। वाटर का म्यू है 4/3। बताओ दोनों में से डेंसर कौन है, ग्लास या वाटर। तो आप कहोगे ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। डेंसर का मतलब जिसका म्यू ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा है वो कौन है, डेंसर। तुलना करके बताइए ग्लास और वाटर में डेंसर कौन। तो आपको लिखना पड़ेगा ग्लास का म्यू ज्यादा है इसलिए ग्लास डेंसर है। और डेंसर ना बोल के अच्छा बोलिए ऑप्टिकली डेंसर। किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट। लिख लीजिए, वापस समझते हैं एक बार धीरे धीरे। तो ये शब्द बार बार काम आएंगे, डेंसर, रेरर, एकदम सरल शब्द। जिसका म्यू ज्यादा, डेंसर। अच्छा म्यू ज्यादा तो स्पीड, ये आपको आना चाहिए, ये सोचना है। अच्छा हाँ यार, म्यू बराबर सी बाई वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां म्यू ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगी, बात खत्म। तो कोई आपसे बोले अरे यार यहाँ लाइट धीरे चल रही है, अच्छा धीरे चल रही है, स्पीड कम है, मतलब म्यू ज्यादा है, मतलब ये मीडियम तो कैसा है, डेंसर। ये मीडियम कैसा है, डेंसर। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, पूरा लिखिए, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बोलिए आगे बढ़े क्या। तो डेंसर बोले तो म्यू ज्यादा, बस एक सरल शब्द बोलो। डेंसर बोले तो म्यू ज्यादा, उसको कठिन नहीं बनाना है, एकदम सरल शब्द, एकदम सरल शब्दों से डील करो। ज्यादा म्यू, डेंसर, बात खत्म। बोलिए आगे बढ़े। चलो 2 मिनट यहां तक का रिवीजन करते हैं ताकि चीज समझ में आए। आओ देखो, सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का पहला हिस्सा है रिफ्रैक्शन। चलते फिरते यही पूछ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आपके पास तुरंत आंसर आना चाहिए, सडन चेंज इन वेलोसिटी। पूरा वाक्य बोलना है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। लाइट की इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। फिर व्हाट इज बाउंड्री, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन बाउंड्री कहलाती है।
लाइट एंगल हमेशा कहां से नापे जाते हैं? नॉर्मल से। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर होता है। रे ऑप्टिक्स में एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। ये इंसिडेंट रे है। यहां पर फिनोमिना हो गया तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या ये स्लाइड ओके है? ठीक है। हम बोल रहे हैं ऑलवेज देयर इज अ सडन चेंज इन, मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज। उस वेलोसिटी में चेंज को नापने के लिए कौन बैठा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पैरामीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस बात को मेजर करता है कि वेलोसिटी में कितना परिवर्तन आया है। फॉर्मूला म्यू का, म्यू बराबर सी बाय वी। सब बोल लो, म्यू बराबर, म्यू बराबर बेसिक फॉर्मूला। म्यू की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन, ठीक बात है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया। अगला पॉइंट क्या सीखा? टेंसर और रेरर। एकदम सरल परिभाषा, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर, जिसका म्यू कम वो रेरर। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे लिखते हैं। और अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। 10वीं क्लास, आज कुछ भी नया नहीं, सिर्फ 10वीं क्लास की बातें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला अगर टूटा फूटा याद हो बोर्ड परीक्षा का, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद करो, रटा हुआ है, बिल्कुल वही है, लिख लेते हैं। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal all lies in the same plane. दूसरा थोड़ा बहुत याद हो तो स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ कईयों को रटा हुआ भी हो, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। 10वीं की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आज लास्ट बार लिख लें और इसको काट दें। अब आइंदा से इस तरह से हम कभी यूज नहीं करेंगे। मैं सिखाऊंगा कैसे इसको लगाना है। तो एक बार बना लीजिए डायग्राम, बिल्कुल एकदम क्लियर। बाउंड्री दिखनी चाहिए। बाउंड्री से 90 डिग्री पर कौन होता है? नॉर्मल। लाइट दिखनी चाहिए, इंसिडेंट रे, ये एंगल आई दूसरे मीडियम में चले गए, रिफ्रैक्टेड रे आर, ऊपर का मीडियम म्यू वन, नीचे का मीडियम म्यू टू। डायग्राम एकदम बोलता हुआ, हर चीज उसमें मेंशन, तीर का निशान दिखना चाहिए। आपको अधूरापन लगना चाहिए अगर तीर का निशान नहीं है तो। एक एक बात, सर ये बाउंड्री है, मन में बाउंड्री की परिभाषा आनी चाहिए टूटी फूटी। बाउंड्री दो मीडियम को क्या करती है? सेपरेट करती है। हर बात सीखना भाई, तभी तो प्रश्न करने मजा आएगा। आधी अधूरी बात सीखेगा तो न्यूमेरिकल से भागेगा। 100% आना चाहिए कंटेंट। सर हाँ बाउंड्री बनाई, बाउंड्री से 90 डिग्री पर क्या खींचा? नॉर्मल। इंसिडेंट रे बनाई, एंगल हमेशा कहां से नापा जाएगा? नॉर्मल से। ऊपर मीडियम वन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू वन, नीचे मीडियम टू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू टू। बोलो क्लियर है? अब सब लोग बोर्ड पे देखो, स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है। स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है बोर्ड पे देखो। ऊपर का म्यू, ऊपर का म्यू बताओ कितना है? म्यू वन। ऊपर का ही एंगल कितना है? आई, साइन आई इक्वल टू, वापिस सुनना, नीचे का म्यू म्यू टू, नीचे का एंगल साइन। ये स्नेल लॉ लगाने का स्टाइल है, हमेशा इसी रूप में लगाइए। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, हमेशा इस स्टाइल में लगाइए। म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। लिख लीजिए, 2-3 बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा।
ये वाला काट दीजिए, 10वीं की एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको काट दीजिए। अब इस फॉर्मेट में नहीं लगाना है, हमेशा इस फॉर्मेट में लगाइए। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। चित्र अच्छा बनाइए, तीर का निशान बनाइए, नॉर्मल, बाउंड्री, हर चीज बनाइए। केवल 3 दिन की, 4 दिन की मेहनत है। 4 दिन की मेहनत करने के बाद टॉपिक जैसे ही कब्जे में आएगा ना भाई, आप अपने आप पढ़ोगे, अपने आप ईएलपी, मॉड्यूल, सॉल्व एग्जाम्पल सब करने की इच्छा करेगी। पहले 4-5 दिन 100% फोकस करो, एक एक टर्म को पूछो, घर जाके पढ़ो, जो मन में सवाल आ रहा है पेंसिल से लिख दो, मेरे से पूछो, जो भी टेढ़ा मेढ़ा उल जुलूल कुछ भी। एक बार 4-5 दिन में आपके छोटे मोटे डाउट क्लियर होंगे ना, आपकी जैसे सब्जेक्ट पर क्लैरिटी आएगी, प्रश्न बनाने में मजा आने लग जाएगा, आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट में क्या आने लग जाएगा, इंटरेस्ट। बोलो क्लियर बात है क्या? तो अब स्नेल लॉ कैसे लगाना है, अब मैं 3 बार और समझा रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ो और समझो। जैसे रटे नहीं, इसलिए मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, अल्फा कर दिया, बीटा कर दिया, म्यू 1 म्यू 2। जरूरी लाइट ऊपर से आए, नीचे से जा रही है, ऐसे जा रही है। यहां कर दिया म्यू 0, यहां कर दिया म्यू डैश, ये कर दिया फाई, ये कर दिया बीटा। जानबूझ के एंगल बदल रहा हूं ताकि आपको रटने का प्रयास नहीं करना पड़े। ऊपर म्यू x, नीचे म्यू y। ये लाइट आई 15 डिग्री पर, ये गई 75 डिग्री पर। जानबूझ के टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू, अगर एक ही लिखाऊंगा ना तो तुम इसको रटने बैठ जाओगे, म्यू 1 साइन आई, म्यू 2 साइन आर। मुझे रटवाना ही नहीं है, मुझे तो तरीका सिखाना है। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। 3 सिचुएशन तेरे सामने है, 3 बार लगाएगा स्नेल लॉ परफेक्ट। आओ बोर्ड पे देखना, बोलो ऊपर का म्यू, ऊपर का म्यू, म्यू 1, ऊपर का एंगल साइन अल्फा, बराबर नीचे का म्यू, म्यू 2, नीचे का एंगल। खत्म। आओ दूसरी बार कोशिश करो, सर ऊपर से लिखो या नीचे से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, दोनों बराबर ही तो है, दोनों बराबर ही है। वापस सुन, नीचे का म्यू, म्यू 0, नीचे का एंगल फाई, ऊपर का म्यू डैश, ऊपर का एंगल साइन। खत्म। कोशिश कर, ऊपर का म्यू x, ऊपर का एंगल 15, नीचे का म्यू y, नीचे का एंगल। हो गया? नोट करें, तीनों चित्र बनाओ, आराम से लिखो। जानबूझ के टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू क्यों ली, ताकि स्नेल लॉ रट न पाओ, समझो। किताब में मॉड्यूल में ऐसे डायग्राम नहीं है, ये तो हमने 3 नए बनाए ताकि आपको रटना नहीं पड़े, नहीं तो आप क्या उसको रट लोगे, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर, उससे कोई फायदा ही नहीं मिलना। तरीका सीखो। खुद लगाइए, तीर के निशान सही बनाइए, नॉर्मल अच्छा बनाइए, थोड़ा सा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, म्यू लिखिए, एंगल बनाइए, तीर का निशान सही बनाइए, जिससे पता चलता है लाइट कहां से कहां जा रही है। स्नेल लॉ लगाते समय मन में बोलिए, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। जितना फिजिक्स को बोलेंगे ना
उतना ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा। मतलब समझा नहीं। हाँ हाँ, वो भी इसी से वही आएगी, और क्या, और क्या। गलत बढ़ेंगे आगे। हाँ, नॉर्मल से नहीं लेंगे तो लॉ लगेगा ही नहीं। मान लो ये वाला एंगल दे रखा है, तो पहले अपन को 90 में से घटा के ये वाला एंगल लाना पड़ेगा। इसमें तो सारे एंगल कहां से लिखे जाएंगे, नॉर्मल से। अगर नहीं है तो अपन को मैथ्स लगा के नॉर्मल से एंगल लाना पड़ेगा। इसमें तो हमेशा कहां से आएगा, नॉर्मल से। सही बात। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलो, मेरे सबसे स्नेल लॉ वाली बात क्लियर हो गई है। आइए नीचे लिखिए। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो सच बात तो यह है कि हमेशा दो फिनोमिना होते हैं। मैं वापस बोलता हूं अपनी बात को। ये डायग्राम मैं 5वीं बार बना रहा हूं, 50 बार और बनाना पड़ेगा तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा आपके बनाते समय। बाउंड्री, नॉर्मल, ऊपर पहला मीडियम, नीचे मीडियम नंबर 2। अब अगली बात सुनिए। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसमिट मीडियम में जाती है, तो हमेशा दो फिनोमिना होते हैं। कुछ एनर्जी तो बाउंस बैक कर जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और कुछ एनर्जी आर पार हो जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी हमारे जो 15 दिन का टारगेट है वो क्या है, रिफ्रैक्शन। अगले बार क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। मतलब होता दोनों फिनोमिना एक साथ है। कोई ग्लास की स्लैब है, लाइट आई, ग्लास की सरफेस पे गिरी, दोनों फिनोमिना एक साथ होंगे। कुछ एनर्जी टकरा के लौट जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। और कुछ आर पार हो जाएगी, उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। मजे की बात सुनना, अगर ये आई है, ये भी आई होगा। 10वीं कक्षा जिंदाबाद। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, अगर यहां लाइट 30 डिग्री पे आ रही है, तो टकराने के बाद 30 डिग्री पे ही जाएगी। स्टार लगा के लिख देंगे, काहे की शर्म। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। हमेशा, ऑलवेज इक्वल। तो अगर लाइट 30 डिग्री पर आएगी, तो रिफ्लेक्टेड भी कितने पे होगी, 30 पर आपको कहो नीचे वाला एंगल बताओ, यार ये तो निकालना पड़ेगा। और इसके लिए कौन आएंगे, स्नेल लॉ। आइए फिर छठी बार स्नेल लॉ लगाइए। कोशिश करें तो एक बार सब बच्चे बोर्ड पर आओ। चलो कोशिश करो, एक बार बोलो। ऊपर का म्यू, म्यू 1, ऊपर का एंगल साइन आई, नीचे का म्यू 2, नीचे का एंगल साइन। खत्म। तो सर इस स्लाइड में आपने क्या समझाया, इस स्लाइड में मैंने आपको ये समझाया, जब भी लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो हमेशा दोनों फिनोमिना साइमल्टेनियसली होते हैं। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, जिसे बोलते हैं बाउंस बैक हो जाना। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज रिफ्रैक्टेड, आर पार हो जाना, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
बोलिए, क्लियर है क्या? अब एक न्यूमेरिकल करके देखें, ताकि जो इतनी सारी बातें हमने 10 स्लाइड पढ़ी, इनको लगा के देखते हैं कि अब कैसे अपन इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। करूं, नेक्स्ट कर दूं क्या? लिखें। अच्छा सवाल है, पहला ही सवाल दमदार है। धीरे धीरे अपन को ट्राई करना है, समझना है, काटा कूटा करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नीट में आया हुआ है और अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। अब फिजिक्स में सभी टीचर ने आपको हमेशा कहा है डायग्राम बनाओ यार, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। और थोड़ा सा डर हटाओ। अपन क्या करते हैं यार, नोट्स खराब हो जाएंगे, पेंसिल से बना लेते हैं, बैठे रहते हैं, सर जब लिखेंगे तब अपन नोट्स छाप लेंगे। भाई इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे नहीं होगा। कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है? एक लाइट रे आ रही है, कहां से आ रही है बताओ? एयर से आ रही है और किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है। तो चित्र कैसा बनेगा सोच के देखिए। ये बाउंड्री बनाई, देख 7वीं बार डायग्राम आ रहा है, फिर क्या खींचा? नॉर्मल। ऊपर क्या है? एयर। नीचे कोई मीडियम है। लाइट आ रही है, कहां से आ रही है? फ्रॉम एयर। ये देखो, सवाल पढ़ेंगे, पहला सवाल नहीं आएगा, पांचवा नहीं आएगा, 10 नहीं आएंगे, पर 10 समझेंगे तो 11वां बनने लग जाएगा। हर चीज लिखी हुई है। लाइट एयर से आई, कहां जाना चाहती है? मीडियम में। अब प्रश्न खुद कह रहा है, प्रश्न खुद कह रहा है दो रे के बारे में सोचो। इसका मतलब आप खुद कहोगे सर यहां दो फिनोमिना होंगे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और मुझे उस मीडियम का म्यून चाहिए, √3। सबसे पहले ये देखो चित्र बनाया।
अभी कोई सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, जो प्रश्न था उसने आपको चित्र में आपने बदल दिया। आप भी बनाने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप भी बनाओगे। 5 गलत होंगे यार। कभी भी परेशान हो, क्यों नहीं कुछ पुरानी बातें सीखते हैं। एक बात समझो, कितने भी उदाहरण, पहला उदाहरण देखना, मैं आपको बताता हूं। 27 में से 9 घटाना है। 7 में से 9, जब पहली बार सिखाया था तीसरी चौथी क्लास में, परेशान थे यार, छोटे में से बड़ी संख्या कैसे घट सकती है यार। फिर सिखाया, घर पे थप्पड़ जूते चप्पल, कि यहां से उधार लेंगे बोरो, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 1, 17 में से 9 गया 8, ये 1 18। क्योंकि बचपन में तो हम यही सिखाते थे, बड़े में से छोटा घटता है, बड़े में से छोटा घटता है, बड़े में से छोटा घटता है। उत्तर आ गया 35 में से 7 घटाइए। पहली बार परेशानी आई होगी, आज भी आती है, जो तीसरी क्लास में पहली बार सीखता है। 5 में से 7 कैसे जाएगा यार। फिर सिखाते हैं, यार यहां से 1 लो उधार, ये 15 बनेगा, ये 2 बनेगा, 15 में से 7 गया 8, ये 2, ऐसा कैसा। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि किसी भी चीज को सीखने में समय लगता है। उदाहरण कोई स्विमिंग का ले लीजिए, आप कितने भी वीडियो देख लें यूट्यूब पर, क्या तैरना सीख जाएंगे क्या। तैरने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कोच की सहायता से सीखना पड़ेगा। आप कोई भी उदाहरण, एथलीट, ओलंपिक होता है भाई 4 साल में एक बार, 4 साल में 100 मीटर दौड़ होती है, जो 12 सेकंड में खत्म हो जाती है। कितने सेकंड में? 12 से 13 सेकंड में। वर्ल्ड रिकॉर्ड 9-10 सेकंड का है, 10 सेकंड में तो खत्म। उस 10 सेकंड के लिए 4 साल तपना पड़ता है, और हर घंटे हर दिन 15 से 16 घंटे। आप गूगल कर लीजिए किसी भी एथलीट का, 4 साल में परीक्षा, 12 सेकंड में काम खत्म। उस 12 सेकंड में अपना सर्वस्व देने के लिए प्रतिदिन 15 से 16 घंटे की तपाई, तब जाके काम होता है। तो ये थोड़ा सा, कोई भी उदाहरण किसी भी क्षेत्र का, आप इस बात को समझें, जादू से नहीं होगा। हमारे पास कोई जादुई डंडा नहीं है, कोई ताबीज नहीं है कि ताबीज पहना दिया, ले भाई तेरा काम हो जाएगा नीट में। नहीं है। मेहनत कर सकते हैं, आपके साथ दौड़ सकते हैं, आपको रोज डाउट बता सकते हैं, 10 सवाल ज्यादा करा सकते हैं, हर छोटी से छोटी बात बता सकते हैं, पर रफ कॉपी तो भरनी पड़ेगी। आप सोचो ना, मेरे से बात करो, और कोई जुगाड़ ही नहीं है। मेरा खुद का सगा छोटा भाई पढ़ेगा, तो भी उसको इसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि यार यही तरीका है, और कोई तरीका ही डेवलप नहीं हुआ है, कोई शॉर्टकट ही नहीं है भाई। मेहनत तो लगानी ही पड़ेगी। तो बस ये बात दिमाग में रखिए, चाहे कोई भी हो। डांस, कई बच्चे बहुत बढ़िया डांस करते हैं, डांस क्लासेस होती हैं, स्किट होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल लेवल पे। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है यार किसी एक्ट के लिए, सोचो। एनुअल फंक्शन में कोई प्रोग्राम होता है बढ़िया, जो कितने 10-10 दिन 15-15 दिन मेहनत करते हैं भाई, 1-1 महीना वो चलती है प्रैक्टिस। सब स्कूल में पढ़े हुए पता है। ऐसा थोड़ी ना होता है एक दिन पहले, कल एनुअल फंक्शन में है भैया प्रोग्राम, होता है क्या संभव? सब अलग अलग स्कूल में पढ़े हो, सबको पता है। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, बाकायदा योजना बनती है, प्रोग्राम बनता है, सिक्वेंस बनता है, 15 लोग छांटे जाते हैं, उनकी रोज 2-2 घंटे प्रैक्टिस होती है, तब जाके वो एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करते हैं। जब तुम्हें इतनी बातें पता है, फिर तुम क्या सोचते हो कि अब सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा क्या हवा में? उस सब्जेक्ट के लिए भी तो तपाई करनी पड़ेगी यार। इस बात को समझो, आपको खुद को अच्छा लगेगा, यार कोई सर वास्तव में शॉर्टकट नहीं है। इस बात को करिए, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। चित्र बनाइए, ऊपर एयर कहां जा रही है, मीडियम में जा रही है, कितने एंगल पे आ रही है, 60 डिग्री पर। दो प्रोसेस हुए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये आपस में एंगल कितना है, 90। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। अब 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे, तेरा एक भी कॉन्सेप्ट अगर हिला हुआ है तो सवाल छूट जाएगा। कितने कॉन्सेप्ट? बारी बारी से गिनाऊंगा, देखते जाना। पहला पहला 60 पे आएगी, 60 पे जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, 60 पे आएगी 60 पे जाएगी। बोल हाँ है क्या? पहला कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ। दूसरा सुनना, ये स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम 180। कोई भी लाइन, ये जैसे लाइन है, इस पर कितने भी एंगल बने, इन सब की जोड़ 180 आएगी। ये स्ट्रेट लाइन, इस पे कितने भी एंगल बने, सभी एंगल का सम हमेशा नमी कक्षा स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है। ये मान लिया आपने आर। अब बता कौन कौन से एंगल बने, ये बता 60, ये बता 90, ये बता आर, दे शुड बी इक्वल टू, तो 90 प्लस 60 150 प्लस आर बराबर 180, तो आर बराबर 180 माइनस 150 इंप्लाइज आर बराबर 30 डिग्री। उत्तर नहीं आया है अभी, तो क्या निकल के आया है आर। अब लगाएंगे स्नेल लॉ, हर बच्चे को स्नेल लॉ आना चाहिए। बोलिए ऊपर का म्यू एयर, एयर का म्यू कितना 1, बोलो ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, म्यू नीचे का एंगल आर। 60 लू 90 लू या आर लू, स्नेल लॉ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में एंगल हमेशा कहां से, किसका एंगल, रिफ्रैक्टेड रे का। भोंदू बनकर जीवन जीने का फायदा थोड़ी ना है, कौन सा एंगल, ऐसे थोड़ी ना है, कौन सा एंगल, सर इतने सारे एंगल है, अक्कड़ बक्कड़ खेलते हो क्या आप, नहीं भाई अक्कड़ बक्कड़ नहीं। क्या पढ़ रहा है सर, मैं पढ़ रहा हूं रिफ्रैक्शन, तो कौन सी रे का, रिफ्रैक्टेड रे का, कहां से, नॉर्मल से। इतना जबरदस्त आना चाहिए यार, बातें करने में मन लगता है तो फिजिक्स में भी मन लगाओ ना यार। कि सर स्नेल लॉ लगा रहा हूं, स्नेल लॉ किसका है, सर माइट्रोकॉन्ड्रिया है। अरे माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां से आ गया यार, वो तो बॉडी का होता है यार, अपने पास कहां माइट्रोकॉन्ड्रिया है। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कौन सी रे का, रिफ्रैक्टेड रे का। कितना एंगल है बता, आर, आर आ गया 1 साइन 60, म्यू पता नहीं, आर कितना आया 30। अब वैल्यू डाल, साइन 60 √3/2, साइन 30 2 से 2, बता म्यू की वैल्यू। तीन कॉन्सेप्ट लगे हैं, आ जाओ तीन कॉन्सेप्ट कोई का चिल्ला लो। तीन कॉन्सेप्ट, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, जितने एंगल पे आओगे उतने एंगल पे, 60 डिग्री पे आइए तो 60 डिग्री पर ही। दूसरा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम, टोटल एंगल 180, यहां से क्या निकल के आया आर। और तीसरा कॉन्सेप्ट स्नेल्स। हो गया सवाल, बोलिए, लिख डालो, स्टार लगा लो, बढ़िया सवाल है। यहां से कैसे जाएगा रिफ्लेक्ट, अभी तीन इतने चित्र बना के लाया, इधर रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये मीडियम आ रहा है, ये ओरिजिनल पाथ है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो, यहां कैसे जाएगी मीडियम में। इतने सारे डायग्राम बनाए तूने, ध्यान से नहीं बनाए, अब ध्यान से बना। बोलिए क्या बात क्लियर हुई, अच्छा सवाल है, पहला दमदार, स्टार लगा के रखिए। तीन कॉन्सेप्ट है, यहां नीचे लिख लीजिए ताकि घर जाके पढ़ने में मजा आए कि इस सवाल में, इस क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। क्या शर्म है भाई, अपने नोट्स हैं, ऐसे जबरदस्त बनाओ, इतनी जबरदस्त मेहनत करो कि टॉपिक से यूं प्यार होने लग जाए, 6-7 दिन में तो मजा आने लग जाए। अरे सर एक एक बात समझ में आ रही है, एक एक सवाल बन रहा है, मेहनत करेंगे तो बन भी जाएगा भाई। कोने में लिख के पटक दिया, इस क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए। तीनों चिल्ला लो। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, 60 पे आओगे तो 60 पे ही। दूसरा स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180, और तीसरा स्नेल। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, मैं खुद पिछले 59 मिनट से बात बोल रहा हूं, लाइट लाइट, आपने भी 10वीं में पढ़ा है लाइट। मम्मी बोलती है अरे लाइट चली गई क्या, लाइट आ गई क्या, अरे लाइट ऑन कर दे भाई, बल्ब जला दे। यार ये लाइट क्या है, आप मैस में खाना खा रहे हैं, पास में नवी 10वीं फाउंडेशन वाले बच्चे भी आजकल पढ़ने लग गए,
वो भी कोचिंग करते हैं, उन्होंने पूछ लिया और 12वीं के आप बच्चे हो, आप सीनियर भैया हो, भैया लाइट क्या है? आप इधर उधर चावल लेके आता हूँ, चावल लेके आ रहा हूँ, प्लेट में चावल खत्म हो गए, तो तुरंत उठ के भागना पड़ता है, क्योंकि वो तो आदर सम्मान और सोच रहा है कि भैया तो पढ़ने वाले हैं। मामला साफ है और शर्म महसूस होती है। जैसे आपके लिए जो ड्रॉपर बच्चे, हमारे मास्टर प्रो एक बैच चलता है, टॉप बैच चलता है हमारे मास्टर प्रो, तो मास्टर प्रो के जो बच्चे होते हैं उनका बाजार में रेस्पेक्ट, अरे नहीं यार इनको काफी बढ़िया चीज आती हो, सीनियर टीचर्स पढ़ाते हैं, सबसे बेस्ट पैनल हमारा अन अकेडमी का मास्टर प्रो पढ़ाता है, तो यार मास्टर प्रो अच्छा यार जबरदस्त बैच है। अब आप उससे कोई बेसिक सवाल पूछ लो और भाई को आप कहोगे अरे सर ये तो हालत बहुत खराब है। तो एक छोटी छोटी बातें अपन को पता होनी चाहिए। कोई ये पूछ लाइट क्या है, क्या है प्रकाश, तो आप सुनिएगा और समझिएगा लाइट क्या है। ये हम तो 5 मिनट में पढ़ लेंगे, लाइट को समझने में 400 साल 500 साल लग गए वैज्ञानिक को। न्यूटन ने अपनी अलग थ्योरी दी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, सब अपने सिलेबस में है, पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। न्यूटन ने कहा लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, वो फेल हो गई। फिर हाइगन वैज्ञानिक आए, हाइगन ने कुछ अपनी अलग कॉन्सेप्ट दिया, हाइगन वेव थ्योरी, सब सिलेबस में है। अभी हम लास्ट लाइन जो पढ़ रहे हैं, जो मैक्सवेल ने कहा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारे सिलेबस में भी है। अभी शैलेंद्र तंवर सर एसी खत्म करने के बाद जो अगला चैप्टर एनसीईआरटी का वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पता है क्या होता है? पूरा स्पेक्ट्रम है। कभी सुना हो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, ये पूरा स्पेक्ट्रम कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऊपर से नीचे जाने पर लैम्डा घटता है, लैम्डा घटता है, मतलब गामा का लैम्डा सबसे कम है और रेडियो का लैम्डा सबसे ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न का उत्तर अब आएगा। ये जो विजिबल रीजन है, जिसकी वेवलेंथ रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, भाई जिसको 8वीं 9वीं 10वीं में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है विबग्योर, यही है लाइट। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कौन से रीजन में लाई कर रहा है? विजिबल 4000 से 7000। अगला वाक्य सुनो, आनंद आ जाएगा। परम पिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने जो मैं आंख दी है, रेटिना दिया है, वो केवल 4000 से 7000 को ही देख सकता है, तभी तो इसका नाम क्या दिया है? विजिबल। इस कमरे में जियो, वोडाफोन, एयरटेल सबकी रेडियो वेव प्रेजेंट है, तभी तो सिग्नल आ रहे हैं, पर दिख नहीं रही। माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, माइक्रोवेव दिखती नहीं है। एक्सरे बॉडी का कराने जाते हैं हॉस्पिटल में, एक्सरे दिखाई, कारण क्या है? जो हमारा आंख का रेटिना है वो सेंसिटिव है, केवल 4000 से लाल रंग दिख जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष बनता है बरसात के दिनों में, साफ दिखाई देता है, कारण वो सारे रंग कौन से रेंज में है? विबग्योर। और आंख का रेटिना सेंसिटिव है केवल और केवल विबग्योर देखने को। ईश्वर ने जो रेटिना दिया है वो केवल 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को ही देख सकता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्स और गामा को नहीं देख सकता, क्योंकि उनकी वेवलेंथ 4000 से 7000 के बीच में नहीं होती। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इनफैक्ट आपको यह भी पता होना चाहिए, वायलेट की होती है 4000 और रेड की होती है 7000। नीट में 2019 में यह पूछा गया, विजिबल रीजन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, तो रेड की वेवलेंथ सबसे
ज्यादा होती है। छोटे छोटे जनरल नॉलेज के सवाल जो अपन को हमेशा आने चाहिए, लिख लीजिए। तो कितना छोटी सी बात है कि यार प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की सहायता से ही तो हम देख पाते हैं। आप जरा, कितनी बेसिक बात है। लाइट है तभी तो हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हो। पानी की बोतल, बेंच, बोर्ड, पोडियम, बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। प्रकाश की सहायता से ही तो हम देख पाते हैं, क्योंकि लाइट पड़ती है, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस फैलती है और फिर वो हमारी आंखों में जाती है, तभी तो हमें चीजें दिखाई देती है। तो लाइट कौन है? लाइट विजिबल रीजन में 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देता है। विबग्योर, विजिबल रीजन, बचपन में नवीं 10वीं में विबग्योर पढ़ाया जाता है। आज बोलिए वो विबग्योर वास्तव में कौन है? प्रकाश है। वही तो विजिबल रीजन है 4000 से 7000। ये भी पता होना चाहिए, उसमें वायलेट के पास 4000 है, मतलब वायलेट से रेड की तरफ बढ़ेंगे तो लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा वायलेट सबसे कम और लैम्डा रेड सबसे ज्यादा। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? बढ़े क्या आगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा सिलेबस में है, यहां लिख लीजिएगा। पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरा एक चैप्टर है, शैलेंद्र तंवर सर पढ़ाएंगे। तो मुझे तो यहाँ एक छोटी सी बात सिखानी थी। विबग्योर, पूरा फॉर्म भी याद हो, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये एक नई बात सीखने को मिली। परम पिता परमेश्वर ने, मालिक ने जो हमें आंख दी है, रेटिना दिया है, वो केवल और केवल 4000 से 7000 के बीच में ही सेंसिटिव है। इससे नीचे की और इससे ऊपर की वेवलेंथ नहीं दिखाई देती। तभी तो हमें इस कमरे में जियो, वोडाफोन की रेडियो वेव दिखाई नहीं दे रही है। हम केवल 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की वेवलेंथ को ही देख सकते हैं, और उसी रेंज को कहा जाता है विबग्योर, उसी रेंज को कहा जाता है विजिबल, और उसी रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहा जाता है लाइट। रेडियो वेव को लाइट नहीं बोलते, एक्सरे को लाइट नहीं बोलते, विजिबल रीजन की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही क्या कहा जाता है? लाइट, प्रकाश। बोलो, क्या क्लैरिटी है? क्या आगे बढ़े? चलिए साहब, आ जाइए जल्दी से, तेज बोलिए। इंस्ट्रूमेंट की तरह देख ही सकते हैं बिल्कुल, परंतु हमारा जो रेटिना है वो तो केवल विदाउट इंस्ट्रूमेंट कितना देख सकता है? 4000 से 7000। सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साहब। एक छोटा सा सवाल करने के लिए एक मैथ्स का फॉर्मूला सीखेंगे, तो लिखेंगे मैथ्स का फॉर्मूला। तो दो प्रॉमिस करने। पहला, खूब मस्ती से क्लास में पढ़िए। मजाक और बदतमीजी में अंतर होता है। मजाक कर सकते हैं, बातचीत करें, सवाल पूछें, खुश रहें। बदतमीजी में उसको इन्वॉल्व अपन को नहीं करना है।
दूसरी बात, कोशिश करें सारी क्लास अटेंड करनी है, 30 के 30 लेक्चर। मेडिकल इमरजेंसी है तो अलग बात है, पर अगर फिट हैं तो क्लास जरूर अटेंड करनी है ऑप्टिक्स की सारी, क्योंकि 70% मामला तो क्लास में ही हो जाता है। केवल घर पे हमारे कितने परसेंट मेहनत करनी है? 30 क्वेश्चंस करने हैं और कॉपी रिवाइज करनी है। तो कोशिश करें लाइव क्लास अटेंड करने की, कि हमें सारी की सारी क्लास में बैठकर ऑफलाइन ही पढ़नी है। दूसरी, जब जब होमवर्क दिया जाए ईएलपी का मॉड्यूल का, तब तक उस होमवर्क को ईमानदारी से करके लेकर आना है। बोलो क्या बात ओके है? चलिए साहब, तो अब मैथ्स का एक फॉर्मूला सीखेंगे 11वीं क्लास का, वैसे तो याद है पर मैं सिखा देता हूं। साइन 2 थीटा का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का ये बच्चों को याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख लीजिए, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत फेमस फॉर्मूला। अब क्या होता है, ये रटा हुआ तो है पर कभी इसको गौर नहीं किया, कभी इसको अप्लाई नहीं किया। सबसे पहली बात तो इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। आशीष सर ये हाफ एंगल क्या होता है? आप गौर करो बच्चों, यहां 2 थीटा है, यहां क्या हो गया? थीटा। यहां क्या हो गया? थीटा। मतलब एंगल क्या हो गया? आधा। तभी तो इसको क्या कहते हैं? हाफ एंगल। एकदम मुख जबानी याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो किताबी लैंग्वेज है, पेपर में तो भाई आ गया साइन 2i। अब तो ये दिमाग होना चाहिए, साइन 2i, अच्छा 2 साइन आई कॉस आई, ये मजे हैं। 2i का क्या कर दिया? आई। और दिमाग लगा, कल को आ जाए साइन आर, मजे आएंगे। 2 साइन r/2 कॉस r/2। इसे कहते हैं अप्लाई करना, इसे कहते हैं रटना। रटने और अप्लाई करने में अंतर होता है। सर कोई उदाहरण दीजिए। रटने का सबसे बेस्ट उदाहरण है भारत समाज में, भारतीय लोगों में, नर्सरी की पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हर बच्चे को पता है। मम्मी पापा आते हैं, वो बुलाते हैं, कोई गेस्ट आता है, चलो पोयम सुनाओ, तो नर्सरी का बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप ईमानदारी से यहाँ बैठ के बताइए, ना उसको ट्विंकल लिटिल स्टार किसी की स्पेलिंग नहीं पता, ना उसका अर्थ पता है। सच बात है, कहाँ स्पेलिंग आती है 5-5 अक्षरों की? ना स्पेलिंग पता है, ना उसका अर्थ पता है। केवल क्या हुआ है? रटा हुआ है। ये होता है रटना। नर्सरी का बच्चा, प्ले ग्रुप का बच्चा, उसको कविता पोयम रटी हुई है, स्पेलिंग नहीं पता, अर्थ नहीं पता। साइन 2 थीटा रटा हुआ है, 2 साइन थीटा। परीक्षा में अभी सवाल लगाने में ऐसा फॉर्म आएगा, ऐसा आएगा। अब आपने अप्लाई किया तो आपको पता चलना चाहिए, जो भी एंगल है उसका आधा, 2 थीटा का थीटा, 2i का कल को आर है, r/2। इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। कल को आ जाए मेरे बच्चे साइन 2x, तो बताओ क्या लिखोगे? 2 साइन x cos x। लिख लीजिए फटाफट। ये एक मैथ का फॉर्मूला हमने सीखा और धीरे धीरे इसको दिमाग में बैठाएंगे, आगे बढ़ेंगे और खूब सारे नंबर लेकर आएंगे। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करके देखें? चलो आओ, जल्दी आओ। एक बिल्कुल फ्रेश कॉपी डाल लो, जो आज टेढ़ी मेढ़ी रफ कॉपी में लिख रहे हैं इसको फेयर कॉपी में लिख लो। ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है, सबसे लंबा टॉपिक है 12वीं कक्षा का, सबसे बड़ा टॉपिक है। सामान्य बच्चा ऑप्टिक्स से भागता है, डर लगता है उसको, और अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया, ये मेरी गारंटी है आपकी, ऑप्टिक्स सबसे ऊपर लेकर आ जाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक पूरे 11वीं 12वीं में आप कहोगे सर सबसे बेहतरीन कौन सा समझ में आया है?
ऑप्टिक्स। ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा आपको तैयार कर देंगे कि सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ऑप्टिक्स। पर इसके लिए आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, सवालों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, रफ कॉपी भरनी पड़ेगी, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, रोज का रोज पढ़कर आना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग हर किताब में, हर स्टडी मटेरियल में सवाल आपको मिलेगा। अच्छे से आपको इसको समझना चाहिए। अब चित्र बनाते हैं, धीरे धीरे बातों को समझते हैं। काटा कूटा होने दीजिए, घबराना नहीं है। टेढ़े मेढ़े चित्र बनेंगे, काटा कूटा होगा। नोट्स का करोगे क्या भाई? सवाल बनेंगे, फिजिक्स बनेगी, उसका अलग मजा है। सबसे पहले बाउंड्री बनाई, नॉर्मल खींचा। मैंने आपको कहा 50 बार और बनेगा डायग्राम। बाउंड्री, नॉर्मल। लाइट कहां से आ रही है? डेंसर। ऊपर डेंसर बना दिया। सर डेंसर नीचे बनाऊं? कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं भी बना। ऊपर डेंसर और नीचे एयर। एयर का म्यू अपन को रटा हुआ है कितना? 1। कहां से कहां आ रही है? डेंसर से आ रही है, और किस में जा रही है? एयर में जा रही है। देखो एंगल, तुम्हें एंगल पता है, इंसिडेंट रे का एंगल आई होता है, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल आर होता है। चित्र जो सवाल कहेगा वैसा बनाइए। सर मैंने नीचे से बनाया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे बनाओगे तो जो लाइट आ रही है कहां से आ रही है? डेंसर से। तो डेंसर वाला एंगल क्या कहलाएगा? आई। इंसिडेंट एंगल आई होता है। 4 बार 5 बार काटा कूटा होगा, काटा कूटा करके ही तो सीखेंगे। टेंशन क्या, गलत है वापस काट दे भाई, सही बना दे। सर आपने ये क्या बात करी कि लाइट थोड़ी सी आपने ऐसे दूर क्यों मोड़ दी? दूर क्यों मोड़ दी? ये 10वीं कक्षा की बात है जो अगली स्लाइड में समझाऊंगा। कभी आपने पढ़ा था, रेरर से डेंसर जाने पर नॉर्मल की तरफ मुड़ते हैं, और डेंसर से रेरर में जाने पर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अभी बताऊंगा इसका क्यों, कारण क्या है, पर अभी आवश्यकता नहीं है इस सवाल में। और क्या दे रखा है बताओ, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो इसको, क्या कह रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पढ़ेगा तो लिख पाएगा धीरे धीरे। पढ़ना भाषा में, अंग्रेजी में दिया हुआ पढ़। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई बराबर आर बाय 2। बता क्या सारे चित्र बन गए क्या? एयर का बता कितना होता है? म्यू 1। अब रियल हीरो कौन है? स्नेल्स लॉ। हर बच्चा स्नेल लॉ लगाओ, हर बच्चा स्नेल लॉ से अपना डर हटाओ। आओ कोशिश करो, कोशिश करो, बोलो। ऊपर का म्यू, ऊपर का म्यू, म्यू। ऊपर का एंगल आई, नीचे का म्यू 1, नीचे का एंगल आर।
बता क्या स्नेल लॉ ओके है? अब एक बात सीख, आई की जगह क्या रखना है? R/2। सुनना, बोर्ड पे देखना, आई की जगह R/2, म्यू साइन R/2 साइन आर। पर ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? सुनो, पूरा एक्सप्रेशन आर में आ गया, उत्तर भी आर आएगा, पर आर तो पूछा ही नहीं है, पूछा तो आई है। गलत नहीं है, पर पहले आर आएगा फिर आई आएगा। होशियारी कहती है वो देखना, ऐसे ही समझ में आती हैं बातें। सर वापस समझाओ, थोड़ा सा ऊपर से गई सर बात। मैं क्या करूंगा, आई बराबर R/2 है, तो आर बराबर 2i। अब मैं आर पुट करूंगा, तो सर इससे क्या है? सर वो तो वही आएगा। अरे वही नहीं आएगा, तेरा एक स्टेप बच गया। अब देखना, म्यू साइन आई बराबर 1 साइन आर की जगह क्या रख दिया? 2i। क्या फायदा हुआ? इसको जूम करके देख, दोस्ती करना इससे, जूम करके देख, देखता रहे, पेन रख दिया। आपने देखने को बोला, हाँ देख तो सही। अरे हाँ यार, पूरा एक्सप्रेशन किस में आ गया? आई में। उत्तर भी सॉल्व करके, पूछा भी क्या है? फायदा मिल गया ना। पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में गलत नहीं था, उससे आर आएगा, और फिर आर को आई बराबर R/2 में रखने पर आई आएगा, तो स्टेप एक बढ़ गया, इसमें एक स्टेप कम है। इस तरह की चर्चाएं करनी पड़ेंगी, तब जाके दिमाग खुलेगा। सॉल्यूशन छापते रहोगे, उससे क्या ही होना है? क्यों पूछना पड़ेगा कि गुप्ता जी ऐसा क्यों किया आपने? अब आप देखो ना, पूरा एक्सप्रेशन किस में दिख रहा है? तेरे पास जवाब है, हाँ सर पूरा एक्सप्रेशन आई में है, उत्तर भी आई आएगा, पूछा भी। काम हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? अब देख, साइन 2i दिखते ही तुझे कुछ कुछ होना चाहिए। बता, साइन 2i का फॉर्मूला अभी सिखाया था, 2 साइन आई कॉस आई। साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई। साइन से साइन कैंसिल, म्यू बराबर 2 कॉस आई। 2 को नीचे ले जा, तो म्यू बाय 2 बराबर कॉस आई। मुझे क्या चाहिए? आई। कॉस को वहां भेज दे, तो कॉस इनवर्स म्यू बाय। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? करो नोट। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया? कोई बताएगा क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? केवल ये फॉर्मूले की वजह से, जो फॉर्मूला भाई आप सीख के आए हो, मैथ्स का फॉर्मूला, इसके वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट बन गया। स्नेल लॉ तो हर बच्चे को आता है, बच्चा यहां फंस जाता है। अब साइन 2i को आगे कैसे बढ़ाऊं? अब तुझे याद होना चाहिए, साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई, साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई। वो लगाते ही सवाल बन गया। बोलिए क्या ये बात ओके है? बढ़े क्या आगे? आज कोई होमवर्क नहीं है, घर जाके इस कॉपी को वापस से पढ़िए। कहीं दिक्कत आए रिकॉर्डिंग सुनिए। 4 से 5 दिन जी जान लगा दीजिए ऑप्टिक्स में। एक बार ऑप्टिक्स कब्जे में आ गई आपके, 5 लेक्चर, फिर तो आपका फ्लो बन जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक एक शब्द समझें, सारे सवाल को रफ कॉपी में फिर से करें। जो भी दिक्कत आए पास में पेंसिल से लिख दो, यार आशीष सर से पूछेंगे। हर जिम्मेदारी, जो सवाल अटक जाए कोने में लिख दिया कि आशीष सर से पूछेंगे। एक बार आपके पास 5 लेक्चर की हर बात क्लियर हो गई, फिर तो अपने टॉपिक कब्जे में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए क्या हाँ है क्या? चलिए लास्ट नोट से क्लास खत्म करेंगे, कंसेप्चुअल नोट। रेडर से डेंसर जाने पर लाइट नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हो जाती है?
टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड होती है? ये 10वीं कक्षा में सीधा लिखा रहता है और हम इसको याद कर लेते हैं। 10th क्लास में इतना स्कोप भी नहीं होता, इतनी हमारी समझ भी नहीं होती दिमाग की कि उसको हम एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए वहां तो सीधा लिखा रहता है। आज इस बात को समझ के जाएं कि रेयर से डेंसर जाने पर लाइट कहाँ मुड़ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, उल्टा भी सच है, रेयर से डेंसर ना हो के डेंसर से रेयर होगी तो टूवर्ड्स नहीं होगी, अवे होगी। तो कोई एक समझ लेंगे तो दूसरा तो वाई से वर्षा है। चलो दिमाग लगाना, और आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखें, मस्त एकदम, पेन पेंसिल छोड़िए, एकदम खुश अंदाज में देखिए। ये लाइट आई, ऊपर है मीडियम 1, 8वीं बार बन रहा है, कहा है 50 बार बनेगा भाई, 50 बार, एकदम ऐसा याद हो जाएगा। ये सर बाउंड्री है, अरे सर ये नॉर्मल है सर, सर ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल आई है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो मेरे बच्चे, क्या लाइट सीधी जाती? समझना, अगर मीडियम नहीं बदलता, हवा में जा रही होती तो हवा में तो बिल्कुल सीधी जाती, बिल्कुल सीधी जाती। परंतु चूंकि मीडियम क्या हो गया, चेंज, तो तेरे पास दो संभावना है, या तो अंदर मुड़ेगा या बाहर मुड़ेगा। पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2, यही तो संभावना है। तू सीधा जा रहा है, अब तुझे भटकना है तो दो ही तो रास्ते हैं, या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। ये देख, इसमें से एक सही है और एक, अब ध्यान से देखना कौन सा सही है कौन सा गलत, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मान लो मैंने ये सही मान लिया कि लाइट ऐसे गई, ये एंगल मान लिया आर, रिफ्रैक्टेड रे का किसके साथ एंगल, नॉर्मल के साथ। स्नेल लॉ लगा मस्त, स्नेल लॉ लगा मस्त, मजा आएगा। चलो चिल्लाओ, ऊपर का म्यू, म्यू 1, नीचे का म्यू, म्यू 2। ये डेंसर है, डेंसर का मतलब म्यू 2 ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, ज्यादा। चलो स्नेल लॉ लगाओ, बोलो म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। आंखें खोलना, थोड़ी बड़े बड़ी साइज करना आंख की। म्यू 2 ज्यादा है तो साइन आर को कम होना पड़ेगा। ये क्या मतलब है भाई? इसके लिए आइए मैथ्स की बात देखना, मजा आ जाएगा। देखना, 5 × 10, 25 × 2, 50 × 1। महसूस करिए, मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 50, 50, 50, क्या सब बराबर है? अब एक जादू देख, मन खुश हो जाएगा। यहां की पहली संख्या सबसे बड़ी है तो भाई जरूरी है दूसरी संख्या को छोटा ही होना। मैं इसके जादू तो देखा कर यार, मन खुश होगा। यहां पहली संख्या छोटी है तो देख दूसरी, क्या जबरदस्त, तेरी इच्छा हो जो लिख ले। अगर पहली बड़ी है तो दूसरी को तो छोटा होना ही, तभी तो प्रोडक्ट हमेशा 50 आएगा। कोई भी नंबर ले ले, अगर पहली बड़ी है तो दूसरे को छोटा होना पड़ेगा। कुछ भी लिखो सर, ऑल बताओ ना सर। लो, 4 × 6, 12 × 2, 24 × 1। मजे लिया करना मैथ्स के, भागता क्या रहता है, मेरी मैथ्स तो हालत खराब है। रोता रहेगा क्या? रोने से कैसे काम चलेगा, लड़ना पड़ेगा। ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। पहली संख्या बड़ी तो दूसरी संख्या, सर कोई मौका ही, ऑप्शन ही। यहां देख, किसमें गए हो, डेंसर में, मतलब म्यू 2 ज्यादा, म्यू 2 ज्यादा है तो आर को कम होना, मतलब आर छोटा होगा, आर को छोटा होना। जबकि चित्र देख, आर आई से बड़ा है, इसका मतलब ये संभावना गलत है। लाइट नॉर्मल से दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो नॉर्मल से दूर चली गई तो आर बड़ा हो जाएगा, स्नेल लॉ फेल हो जाएगा। आर को कम करना है तो बताइए, लाइट नॉर्मल की तरफ आएगी ताकि आर क्या हो, छोटा। बताओ ये सही है और ये गलत है। तो इन शॉर्ट क्या याद होना चाहिए, रेयर से डेंसर जाने पर लाइट अंदर मुड़ेगी या बाहर?
क्यों बाहर मुड़कर क्या गलती हो गई? बाहर मुड़ गई तो आर बड़ा हो जाएगा, जबकि स्नेल लॉ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अगर म्यू2 बड़ा है तो आर को तो छोटा होना, और छोटा होने के लिए उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होना पड़ेगा। तो फाइनल याद रखिए, जब जब हम रेरर से डेंसर जाएंगे, अरे मेरे बच्चों, जब जब हम रेरर से डेंसर जाएंगे तो रे कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो हाँ है क्या? लिख लो। जब जब रेरर से डेंसर जाएंगे तो आपको बोलना आना चाहिए अरे यार म्यू2 ज्यादा हो गया। अगर म्यू2 ज्यादा हो गया तो आर को तो कम होना पड़ेगा, और आर कम होने के लिए ये संभावना गलत है। तो एक तो नोट्स अच्छे बनाने हैं, साफ सुथरे, अच्छी कॉपी में इसको शिफ्ट कर लीजिए, अटेंडेंस पूरी रखिए, एंजॉय करते हुए पढ़िए, कोई बोझ नहीं लेना है, रिलैक्स होके पढ़ना है। जितने डाउट आने हैं टेढ़े मेढ़े उल जुलूल पूछिए, बिंदास बनिए। 3-4 दिन में और अच्छी दोस्ती हो जाएगी और मजे आने लग जाएंगे। और खूब सवाल करने हैं और मन में सोचना है कि मुझे अपने ऑप्टिक्स के टॉपिक को सबसे ऊपर ले जाना है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कि पूरे 11वीं 12वीं में सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार किसे बनाना है? ऑप्टिक्स। मेहनत करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो बताइए, रेरर से डेंसर टूवर्ड्स या अवे? क्यों टूवर्ड्स? क्यों? क्योंकि अगर वो डेंसर में गई, अगर वो डेंसर में गई तो म्यू ज्यादा, तो आर को तो कम होना, और कम होने के लिए उसको नॉर्मल की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तभी आर क्या होगा? छोटा। बोलो क्लियर है? तीर के निशान जरूर बनाइए, बिना तीर के निशान सब बेकार है। क्लियर? पन्ने पलट लो, जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं जहां से लेक्चर शुरू हुआ था। आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको कहा था 10वीं कक्षा पढ़ाऊंगा, सारी वही बातें सिखाऊंगा जो 10वीं की एनसीईआरटी में दी हुई है, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले हमने शुरू किया रिफ्रैक्शन। एकदम सरल परिभाषा बोलो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसको नापने के लिए हमारे बड़े लोगों ने एक पैरामीटर बनाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चैप्टर का पहला फॉर्मूला, स्वागत करिएगा, म्यू बराबर सी बाई, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, स्वागत करिए इसका, म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू बराबर सी बाई वी। और उसके बाद हमने पढ़ा स्नेल लॉ। स्नेल लॉ पढ़ने का अंदाज, बोलने का अंदाज कुछ इस तरह से रहेगा, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, अरे मेरे बच्चों, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। बोलो क्या बात ओके है? चलिए अगली क्लास में मिलेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।